नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। और यह जो बच्चे पहली क्लास है 2025 वाले एस्पिरेंट का, यानी जो बच्चे एनसीईटी आईटीईपी का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। और बच्चे यह क्या है कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट से आपको पहला क्लास मिल रहा है। आप इससे बच्चे खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ हमें क्या करनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। बच्चे इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो पीवाईक्यू है ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अगर आपको एग्जाम देना होगा तो जब तक आप उसके पैटर्न को नहीं समझेंगे, भाई उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है उसको नहीं समझेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। आपको अगर अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं, तो बच्चे आप सभी को क्या करना होगा, पहले आपको पीवाईक्यू उठाकर देखना होगा। बच्चे इस वीडियो से आप ये भी समझ सकेंगे कि हाँ हमें एनसीईटी कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। वैसे तो आप 2024 के बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे, ऐसा नहीं है, आपके सीनियर वगैरह भी आपको बताए होंगे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में, आपके घर पे ही आपके भैया होंगे, दीदी होंगी, वो सभी लोग बताए होंगे, है ना बच्चे। लेकिन इस वीडियो से आप खुद समझ सकेंगे, खुद सोच सकेंगे हमें आगे क्या करना चाहिए। बच्चे ये जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास है। बच्चों मेरा नाम है विकास कुमार, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, ये तो आप सभी को पता ही होगा। पिछले साल भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों का 100 परसेंटाइल भी आया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आप बच्चे बेझिझक भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बात करेंगे। तो बच्चे यह हमारी क्या हुई, यदि आप अपनी तैयारी को एक सही तरीके से, सही वे से, ठीक है, अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बच्चे, तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आपको गाइडेंस करने वाला कोई जल्दी मिलेगा नहीं, है ना। बहुत कम ही लोग हैं जो आपको सही गाइडेंस कर पाएंगे, सही दिशा दिखा पाएंगे, है ना। तो बच्चे आप यदि हमारे साथ जुड़कर अगर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, तो बच्चे 1 सितंबर से आप सभी का क्लास स्टार्ट होने वाला है। यह बच्चे फर्स्ट क्लास है, आप इसको एज ए डेमो मान सकते हैं, है ना। चूंकि यहां पे आप देखेंगे 21 अगस्त ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन अभी डेट को एक्सटेंड करा गया है। 1 सितंबर से पहले आप कोर्स में इनरोल हो जाइए। और बच्चे अभी क्या चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, ऑफर अभी 40% आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो जो बच्चे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं बच्चे, आप इनरोल हो सकते हैं। हजारों बच्चों का सिलेक्शन 2024 में हुआ है, 2024 में हुआ है, 2025 में नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। तो बच्चे आप बेझिझक हम पे भरोसा कर सकते हैं। या तो आपका बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, कोई भी अगर आपका स्ट्रीम हो, तो बच्चे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे आपके यहाँ पे डोमेन अवेलेबल हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बच्चे यहाँ पे देखिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। आप इस लाइव क्लास को आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है, सीयूईटी कॉन्सेप्ट नाम से आपको प्ले स्टोर से ऐप मिलेगा। ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, वहां से आप जो वीडियो है, जो लाइव सेशन है, उसको एक बार नहीं आप कई बार डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना में फिर डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बच्चे उसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, चाहे कितने भी बार देखिए, आप देख सकते हैं। आगे बच्चे हम लोग बात करेंगे, क्लासेस नोट्स आपको मिलेंगे, डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे, और हाँ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाले हैं। एक आपका वीकली टेस्ट होगा, एक बच्चे आपका मंथली टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा, है ना। तो बच्चे आप लोग देख लीजिए, अब प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती रहेंगी। आप इस नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो सिलेबस दिया हुआ है, बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लैंग्वेज से होंगे, है ना। लेकिन यही नहीं, अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछता है और कैसे कैसे पूछता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे बच्चे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका वो सीबीटी मोड होता है, यानी कि बच्चे यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें बच्चे तो 23 क्वेश्चन पूछते हैं, 23 क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको करना होता है 20 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन को आपको स्किप करना होता है। तो आसान हो जाता है 100% नंबर लाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो आगे लैंग्वेज की बात कर दी गई है, किस किस लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। तो बच्चे आप लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश, हिंदी, असमी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, कनाडा हो गया, सारे लैंग्वेज आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे जो आपका सेक्शन 4 है, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, यहाँ पे बता दिया गया है 23 क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको जिनमें से 20 क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो यह क्या हुआ, हमारे सिलेबस रहेंगे। हम बच्चे बात करेंगे कि हम आपको कितना क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहली बात,
पहले देखिए नरेशन एंड न्यूज़पेपर आपका पहला यूनिट होगा। इसमें बच्चे लगभग आपको 2 घंटे का क्लास मिलेगा, यानी 2 क्लास इस पे हम लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस तो भाई 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास भी करा सकते हैं, लेकिन सिलेबस की बात करें कि सिलेबस हम आपका कितने क्लास में कंप्लीट कराएंगे, तो यह क्या हुआ आपके 2 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिल्म एंड बुक्स स्ट्रगल बेस्ड ऑन गर्ल्स ट्राइबल एंड दलित्स, इस पे बच्चे हम लोग लगभग 4 क्लास करने वाले हैं, लगभग 40 से 45 मिनट 50 मिनट इसके आसपास आपके क्लास होंगे और हम लोग लगभग 4 क्लास करने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करेंगे बच्चे तो इसमें हम लोग 3 से 4 क्लास इसमें भी करेंगे, ठीक है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा है, इससे भी हम लोग 3 से 4 क्लास करेंगे। आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर, तो बच्चे इससे भी हम लोग 4 क्लास करेंगे। सोशल साइंस की बात करें बच्चे इसमें भी 4 क्लास होंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें बच्चे तो इससे हमारा 3 क्लास होगा। और मिसलेनियस की बात करेंगे यानी कि पेडागोजी हो गया, और भी टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके मिसलेनियस में आएंगे, यानी विविध में आएंगे बच्चे, इससे भी संबंधित हम लोग 3 से 4 क्लास करने वाले हैं। यानी टोटल आप देखेंगे 2 4 6 हो गया, 6 और 10 हो गए, 14 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया और 25, यानी कि लगभग बच्चे हमारी जो क्लास होगी वह 28 से 30 घंटे के आसपास की क्लास होगी, है ना। 28 से 30 क्लास होंगे, यानी 28 29 30 इस तरह से आपके क्लासेस होंगे। और एक क्लास जो होगा वह 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट इस तरह से भी होंगे। और जैसे ही हम लोग का एक टॉपिक खत्म होता है, एक यूनिट खत्म होता है, हम लोग इससे संबंधित लगभग 50 से यानी 50 to 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक आपके यूनिट से बच्चे एवरी यूनिट से हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 90 भी, और आपके 100 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चे यह तो हमारी होगी रणनीति कि यदि आप एनसीटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को किस तरह से क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, आपका देखिए पहला यूनिट क्या है, आर्टिकल। अभी आप देखें तो बच्चे यहां पे देखिए नरेशन एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल, तो यह बच्चे आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, नो डाउट बच्चे। आप एक काम करिएगा, एनसीईटी आईटीईपी कॉन्सेप्ट करके बच्चे एक हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और आप इसको प्राप्त कर लेंगे। इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो बच्चे इसमें देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा आपको क्लियर पढ़ नहीं पा रहे होंगे, है ना। लेकिन बच्चे इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा बच्चे, हम देख पा रहे हैं, है ना, थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले आपको इसको पढ़ना होता है, और सबसे आसान जो टॉपिक होता है बच्चे ना, वह आपका यही होता है, आर्टिकल ही होता है। बहुत आसान होता है, आप आसानी से इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इस साल क्या हुआ कि 3 आर्टिकल आपसे पूछ लिया, देखिए 3 आर्टिकल आपसे पूछा हुआ है, आर्टिकल सेम है, क्वेश्चन इसका अलग है, मतलब उसी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िएगा, आपको टेलीग्राम पे इसका बच्चे पीडीएफ दे दिया जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबी होगी, है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे। बाकी जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग किस तरह से इसको पढ़ते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। भाई पहले खुद आप लोग अपने आप को देखिए कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना आप कर पा रहे हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। बच्चे स्वयं पहले आपको क्या जांचना होगा, पड़ताल करना होगा, खुद को देखना होगा कि हम कितना पानी में हैं। और जब उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद समझ आएगा क्या, वाह सर मजा आ गया। आप पिछले साल का जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लास का वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको क्लास के कमेंट बॉक्स से रिव्यू मिल जाएगा कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या माहौल था हमारा, अब बच्चों का क्या वहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे बेझिझक आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। बच्चे इसका जो आंसर होगा 4 होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप खुद समझिएगा, बहुत आसान है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका बच्चे क्या होगा, युवा पीढ़ी को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रेरित करना। इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, मोटिवेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर पीसफुल को एक्सिडेंस। तो आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आर्टिकल से ही बच्चे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, पहले इसको पढ़िएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पूछ रहा है कि किन मूल्यों का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्रवर्धन होना चाहिए। तो बच्चे प्रमोटिंग इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए भाई, टीचिंग में तो जरूरी है ना। Which among the following value are to be cultivated in the national system of education?
बच्चे आपको NEP 2020 के थ्रू ही आपका NCT और ITP शामिल हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, बना हुआ है ना। शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, शिक्षा हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, साइंस से भी आपका आर्टिकल उठा सकता है, यानी सोशल साइंस से उठा, हर एक जगह कहीं से भी आर्टिकल, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, नेशनल न्यूज हो गया, कोई गेम्स वगैरह हो गए, वहाँ से भी आपके आर्टिकल उठा सकते हैं। ट्राइबल से रिलेटेड हो गया, महिलाओं से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड हो गया, दलितों से रिलेटेड हो गया, कहीं से भी आपका आर्टिकल उठा सकता है, ठीक है बच्चे। और अगला क्या है, समतावाद होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, समतावाद होना ही चाहिए, ठीक है। अगला है लैंगिक असमानता, इनइक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, नो बच्चे, इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा बच्चे, गलत। अगला क्या है, मेंटेनिंग सोशल बैरियर, यानी कि सामाजिक रूढ़ियों को बनाए रखना, नहीं भाई इसको दूर करना है, ये भी क्या होगा आपका, गलत होगा। अगला क्या है, इंक्लूकेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाना, हाँ बिल्कुल ये भी होना चाहिए, तो ये भी होगा। तो खोज लो भाई क्या होगा आंसर, A, B और E। कहीं मिल रहा है क्या जी, हाँ मिल रहा है, केवल A, B और E इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और बच्चे मैं पर्सनली आपको बता दूं, आपके बड़े भाई के नाते आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बच्चे एक बार हमसे पढ़िए, उसके बाद आप बोलेगा सर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड सही नहीं आया, ऐसा आप कहीं बोल ही नहीं सकते हैं। अब आप बोलेंगे तो मुझे सुनना पसंद नहीं है, तो बच्चे कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपसे हमें सुनने को मौका ही ना मिले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे। नेक्स्ट आप देखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग इज अ रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये नहीं आपको पता होगा, है ना। तो यह क्या हुआ बच्चे, डिडक्टिव रीजनिंग इज अ रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी निगनात्मक तर्क जो होता है वह तथ्य पर आधारित होता है। यह बच्चे किस यूनिट में आएगा, तो मिसलेनियस में इसको ला सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड रामानुजन नंबर, बच्चे रामानुजन नंबर क्या है, तो आपको पता होगा कि सर 1829, 1729, 1279 यानी 1927। तो आप देख रहे होंगे इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बच्चे जो रामानुजन नंबर है यहाँ पे क्या करना होता है कि कुछ ऐसे दो नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका नंबर हो गया 10, ठीक है, और एक नंबर मान लेते हैं 9। अगर इन दोनों का क्यूब करते हैं, क्या बच्चे क्यूब करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 9 9 81 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब जोड़िए तो 1000 और 729 कितना हो जाएगा बच्चे 1729 हो जाएगा। तो यही आपका रामानुजन नंबर है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, यह किससे हुआ, मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स आपको भी दिखाए थे बच्चे, मैथमेटिक्स आपको दिखाया कि नहीं, कौन सा यूनिट है आपका मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स यानी आपका 3rd यूनिट से क्वेश्चन था। तो हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हर एक यूनिट को बच्चे हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है और उसके ऑथर दिए गए हैं। तो 24 वाले बच्चों को इतना रटा दिए थे ना ऑथर वाले के बारे में, ऑथर हो गया, ऑटोबायोग्राफी किसका है, इतना रटाए थे कि बच्चे गलत किए ही नहीं होंगे भाई। उनको बताए हुए थे कि जूठन किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसका है बच्चे, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग कहीं कहीं खेल वाली बात आ रही है कि नहीं, कौन खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी क्या आपके APJ अब्दुल कलाम खिलाड़ी थे, नो सर, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कौन थे, सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल थे भाई। क्रिकेट के भगवान जाने जाते हैं, क्रिकेट के देवता जाने जाते हैं, कौन, यही इन्हीं की बच्चे ऑटोबायोग्राफी क्या है, प्लेइंग इट माई वे। अगला है विंग्स ऑफ फायर और एक है ग्रोइंग अनटचेबल इन इंडिया। तो बच्चे विंग्स ऑफ फायर आप सभी को पता होगा कौन करते हैं, हमारे APJ अब्दुल कलाम। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, यह बच्चे वसंत मून का है। तो अब आप इसको मिला सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ए का क्या हुआ, ए का बच्चे सेकेंड हुआ, ठीक है, तो यह तो कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। उसके बाद हम लोग बी का देखते हैं, बी का 3rd दिया हुआ है, सी का सेम दिया है, डी का देखते हैं कि डी का बच्चे डी का चौथा होगा कि पहला होगा, डी का पहला ही होगा सर, डी का पहला ही होगा, यानी क्या होगा बच्चे आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके लेखक वगैरह हैं, ऑथर वगैरह हैं, उनकी क्या ऑटोबायोग्राफी रही है, उन सभी को, ये तो यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है ना, कम से कम बच्चे आपको 40 देने वाले हैं, ठीक है, ताकि उन सभी को देने वाले नहीं है, याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। और याद ही कराना नहीं, एग्जाम में याद कैसे आएगा ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। याद तो हो जाएगा लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग जाकर भूल जाएंगे, लेकिन आप परेशान नहीं होइए, आप बस हमसे जुड़ गए हैं तो आप समझिए सही जगह आ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, को भारतीय औषधीय उद्योग का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ इंडियन
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज, यानी बच्चे औषधीय उद्योग का जनक का किसे कहा जाता है, यानी भारतीय औषधीय जनक। तो आप इसको गूगल पे भी खोजेंगे ना, थोड़ा मुश्किल है मिल पाना, है ना। तो इसके बारे में आप यहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे इसको, आप तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इनके जो सही आंसर होंगे वो होंगे प्रफुल्ल चंद्र रे। कौन है भाई? प्रफुल्ल चंद्र रे है। तो बच्चे इससे भी हम लोग एक किससे क्वेश्चन है, किससे है भाई, कौन से यूनिट से है? सर साइंस से लग रहा है, साइंस से ही लग रहा है रिलेटेड, कहीं ना कहीं साइंस से लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ मैथमेटिशियन भी दिखाई दे रहे हैं, होते हैं कुछ साइंटिस्ट मैथमेटिशियन होते हैं, कुछ मैथमेटिशियन भी साइंटिस्ट होते हैं बच्चे, नो डाउट, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल चंद्र रे होगा, ठीक है। इस क्लास को आई थिंक 2024 वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि अभी उन लोगों की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो बच्चे आप अपने आंसर को मिला भी सकते हैं कि आप सही थे कि गलत थे, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, एक व्यक्ति की प्राकृतिक घटना का आलोचनात्मक अवलोकन, वर्णन और उसका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू क्रिटिकली ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? आप खुद सोचिए इसके बारे में, क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो सनी, बताइए जी क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति की प्राकृतिक घटना का आलोचनात्मक अवलोकन, ठीक है। यानी कि उस बच्ची का जो व्यक्ति, बच्ची बोल रहे हैं जी, व्यक्ति है ना, उसका नेचुरल एक्सीडेंट हुआ है, उसका क्या करना है? आलोचनात्मक अवलोकन, वर्णन और उसका पूर्वानुमान लगाने की, कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। यानी क्या होगा उसका सही आंसर? सही आंसर होना चाहिए वैज्ञानिक साक्षरता। प्रवृत्ति तो होगा ही नहीं, है ना। देखिए पिछले साल क्या हुआ था 24 में, हम बच्चे को इतना ट्रेंड कर दिए थे ना कि बच्चे ए तो बताते सर ए नहीं होगा, मैं बोला बी होगा क्या? नो सर बी तो नहीं हो सकता, बाकी सारा हो सकता है। फिर मैं बोला डी हो सकता है क्या? सर डी में भी हम डाउट है, डी भी नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन मेथड आप जानते होंगे ना, वहाँ वो सिखाई जाएगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड में वह बहुत जरूरी होता है कि किसे काटना है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में कहीं और काटने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसे काटना है ये भी जरूरी होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है, वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को प्रबोधन हुआ था संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। तो सभी को पता होगा सर वो तो बोधि वृक्ष था। क्या था सर? वो तो बोधि वृक्ष था सर, वो तो पीपल का वृक्ष था। लेकिन न बोधि वृक्ष है न पीपल का वृक्ष है। तो क्या होगा आंसर? बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। महावात होगा, अश्वत्थ होगा, कदम होगा कि परिजात होगा? बताइए भाई फटाफट आंसर बताइए। देखिए इसका नाम सर्वज्ञ भी है बच्चे, ठीक है। इसका नाम जो है वह सर्वज्ञ भी है और इसका नाम बच्चे अश्वत्थ भी है। क्या है? अश्वत्थ भी क्या है? इसका नाम है। यानी कि याद रखिएगा, ये तो सभी को पता होगा, बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रबोधन हुआ था, है ना। यानी कि द कौन सा ट्री है? अंडर विच द बुद्धा अटेंड, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? सारे बच्चों को पता होगा पीपल का वृक्ष सर, बोधि वृक्ष सर, लेकिन किसी को बच्चे को नहीं पता होगा कि इसका आंसर अश्वत्थ भी है और इसका आंसर सर्वज्ञ। इसी पेड़ को, इसी ट्री को बच्चे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। अगर आपको सर्वज्ञ लिखना है तो सर्वज्ञ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, सर्वज्ञ, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। और अगर अश्वत्थ की बात करेंगे तो ASWATH, आपको ऐसे ही इसका इंग्लिश होगा। इसका इंग्लिश नहीं है, नाम का कोई इंग्लिश नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ विकास तो आप बोलेंगे सर डेवलपमेंट, बोल सकते हैं, लेकिन मेरी जो इंग्लिश होगी वह डेवलपमेंट नहीं होगी, याद रखिएगा, है ना। अगर हमारे सामने रोहित सर बैठे हैं तो रोहित सर का नाम रोहित लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, देखिए ऐसे ही लिखाएगा। बोलेंगे नहीं सर हिटमैन, तो भाई आप भावना में बह रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिटमैन नहीं होगा, है ना। वैसे नाम को पूरा लिखते हैं, सम्मानजनक नाम है ना, लेकिन इसका इंग्लिश जो होगा, रोहित का इंग्लिश हिटमैन नहीं हो सकता, रोहित ही होगा। वही नाम है बच्चे, नाम का इंग्लिश सेम ही रहेगा, समझ रहे हैं? आ रही है समझ कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। 2 से 4 वर्ष की उम्र के एक बच्चे के अनुसार निम्नलिखित रेखा चित्र की दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति से अधिक वस्तुएं हैं। यानी बच्चे पहली पंक्ति में 4 ठो गोला तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पंक्ति में 4 गोला है, लेकिन कैसे है बच्चे? दूर दूर थोड़ा है, लेकिन लग रहा है ना कि ये कम है और ज्यादा है, लग रहा है कि नहीं बच्चे? अ चाइल्ड एट एन एज ऑफ 2 to 4 years would say that there are more objects in the second line
देन फर्स्ट लाइन बाय सीइंग द फिगर बिलो व्हाट वुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है। बच्चे को लग रहा है कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, बोलेगा पिताजी पापा पापा इस पे तो ज्यादा लाइन लग रहा है, ज्यादा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, ज्यादा वस्तुएं दिखाई दे रही है और ऊपर वाली लाइन में कम दिखाई दे रही है। बच्चे को गिनती नहीं आती है, ठीक है, पहले जान लीजिएगा। हमको तो गिनती आती है, आपको तो गिनती आती है, लेकिन बच्चे को काउंट करना आता ही नहीं है। तो क्या रीजन हो सकती है। चाइल्ड हैज नॉट ए डेवलप्ड द कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर चाइल्ड इज नॉट एबल टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम प्रॉपर्ली, यानी कि बच्चा इकाइयों की विशेषताओं को ठीक से देख पाने में असमर्थ है। भाई देख ले रहा है, उसका आंख भी ठीक ठाक है ना, दोनों आंख बच्चे का ठीक ठाक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले पे डाउट है, ठीक है। अगला, बच्चा गिनती करने में असमर्थ हो, तो पता ही है 2 साल का बच्चा है, गिनती कैसे कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। बच्चे में संख्या का भय है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे क्या है कि उस बच्चे में अभी क्या हुआ है कि बच्चे डेवलप टू द कंजर्वेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर का कंजर्वेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है, यानी उस बच्चे में क्या है कि संख्या संरक्षण का विकास नहीं हुआ है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ आपको बच्चे कुछ नहीं है, बस सोचना है आपको ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पुस्तक को 2024 में यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। बच्चे यहां से बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ गया। फिल्म, बुक एंड ऑथर है ना, आपका यूनिट है बच्चे, एक यूनिट इसमें शामिल है, सेकेंड यूनिट है कि नहीं है। तो बच्चे जो अवार्ड मिला हुआ है करंट से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, करंट से क्वेश्चन पूछता है। वैसे हमने पिछली बार करंट पे उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब की बार वाले बच्चों को 2025 वाले बच्चों के साथ करंट की हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, करंट को हम लोग अपडेट करेंगे। वहां से क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट से रिलेट करके, है ना। रहेंगे बुक ही रहेगा, साइंस ही रहेगा, आपका मैथमेटिक्स ही, लेकिन करंट में कुछ घटना घटित हुई थी क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, समझ रहे हैं। तो किन किन पुस्तकों को मिली थी भाई बताइए। आप सभी को थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं। आप लोग पंचतंत्र का नाम सुने हैं, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा सुने हैं भाई, पंचतंत्र, ये भी जो पुस्तक है ना, इसको भी बच्चे 2024 में यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित करा गया है, समझ रहे हैं। और अगला क्या है बच्चे, सहृदय लोकाना, क्या है अगला है, सहृदय लोकाना, ठीक है, एक पुस्तक है सहृदय लोकाना, इसको भी बच्चे क्या है कि इसको भी यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित करा गया है। लेकिन सर आंसर में तो है ही नहीं है। तो बच्चे रामचरितमानस को भी याद रखिएगा, रामचरितमानस, ठीक है बच्चे, रामचरितमानस को भी सम्मानित किया गया है। यानी बच्चे यह जो 3 पुस्तक है, इन तीनों पुस्तकों को सम्मानित करा गया है 2024 में। तो किससे सर, तो मेमोरी, यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित करा गया है। तो इन तीनों पुस्तक को आपको याद रखना है ना। हो सके नेक्स्ट बार आई थिंक पंचतंत्र को पूछ दे, हो सके 25 में आपका सहृदय लोकाना को पूछ सके। बोलेंगे सर इसका इंग्लिश नाम लिखिए ना, भाई इंग्लिश नाम सेम होगा, समझ, आप सहृदय लोकाना लिख लीजिए, ठीक है। लोकाना का आप LOCA यानी ए लिखिएगा, है ना, समझ रहे हैं, क्लियर है बच्चों। तो यह जो 3 पुस्तकें हैं, इनको यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है 2024 में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, तो आप बच्चे समझ सकते हैं कि यह आपका करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है साहित्य आधारित भाषा अधिगम में छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। यानी बच्चे, कोई बच्चा साहित्य पढ़ रहा है तो उसको भाषा अगर समझाना है तो कौन सी समस्या नहीं होनी चाहिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय सम स्टूडेंट इन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लिटरेचर। यानी कि वो अगर लिटरेचर में लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है बच्चे, तो क्या प्रॉब्लम उसे नहीं होना चाहिए। मूल उच्चारण और व्याकरण की त्रुटियां, सीमित शब्दावली, अति संदर्भित साहित्य या फिर भाषा की उच्च निपुणता। बताइए भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट बताइए। यानी कि साहित्य आधारित भाषा अधिगम में छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो बच्चे इसका आंसर सीमित शब्दावली। भाई ये तो समस्या है, अगर सीमित शब्दावली रहेगी तो आपको समस्या तो आएंगी ही आएंगी, है ना। अति संदर्भित साहित्य, लिटरेचर विच इज टू कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, ये भी बच्चे समस्या है ना। मूल उच्चारण और व्याकरण की त्रुटियां, ये तो सबसे बड़ी समस्या यही है ना बच्चे। बेसिक जो आपका प्रोनाउंसिएशन है एंड ग्रामर, जो ग्रामर मिस्टेक होता है, ये आपका मेन रीजन हो गया, है ना। तो कौन सा नहीं है, तो भाषा की उच्च निपुणता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। वाह क्या बात है, कुछ चित्रें दिखाई दे रही हैं,
है ना बच्चे। कुछ चित्रें आपको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित भारतीय चित्रकलाओं को उनके अस्तित्व के अनुसार उचित कालानुक्रम में, यानी कि बच्चे आपको इसका टाइम पीरियड बताना है, यानी कांगड़ा कब अस्तित्व में आया भारत में, आपका गढ़वाल कब आया, बंगाल कब आया, अजंता कब आया, है ना बच्चे। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना। देखिए कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा बच्चे कहाँ का है, तो आप इसको देखेंगे, याद रखिए कांगड़ा जो है वो आपका हिमाचल का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। अब यह अस्तित्व में कब आया, ये भी आपको जानना जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका लगभग 1740 के आसपास, 1739 मान लीजिए, 1739 के आसपास, यानी आप इसको देख सकते हैं कि यह आपका 18वीं सेंचुरी में आया हुआ है, 18वीं शताब्दी में बच्चे आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप बच्चे बताएंगे। अब देखिए एक गढ़वाल को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, बंगाल की बात करेंगे। तो बंगाल आपको पता होगा, अभी बच्चे बंगाल आपका बांग्लादेश, बंगाल से बांग्लादेश नाम आता है ना जी, अभी थोड़ा चर्चा में रहा है कि नहीं, है ना। देखिए बंगाल का जो आर्ट था, आई थिंक यह 1903 में, ठीक है, 1903, यानी यह आपका 20th सेंचुरी में आया था। कब आया था? 20th सेंचुरी में अस्तित्व में आया था। और अजंता की बात करेंगे बच्चे, तो अजंता जो आया था वह आपका 19th सेंचुरी में आया था, यानी कि लगभग यह आपका आया था 1819 के आसपास, ठीक है, 1819, यानी आपका यह बच्चे 19th सेंचुरी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको, अब देखिए गढ़वाल का बच्चे आपको खुद कमेंट करना है, ठीक है। खुद काम बच्चे थोड़े बहुत जो काम है वो आपको खुद से करने होंगे। हम बच्चे यहाँ पे जब आपको पढ़ाते हैं ना, बहुत सारा काम जो होता है आपसे हम खुद बोलते हैं कि आप लोग करिए, है ना। बहुत कामें होती है जो सिखाते हैं कि बच्चे आप लोग खुद से करेंगे ना, खुद से रिसर्च करेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा याद होगा। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, तो आप देखेंगे इसका बच्चे पहला क्या है, सबसे कालानुक्रम, सबसे पहले क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा, 1739 में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सी से पहले डी है बच्चे, इसका थोड़ा डाउट है ना, इसका थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में। आप बच्चे हम चाहते हैं ना कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके बारे में रिसर्च नहीं कर सकते थे हम, नो डाउट, हमें भी नहीं याद है ना, लेकिन जो भी टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है पहले वो क्या करता है, पूरा देखता है क्या पढ़ाना है मुझे, ठीक है। इसका हम रिसर्च कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ प्रतिक्रिया दें अपनी, ताकि पता चले हाँ बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप कमेंट करेंगे ना तो हमें क्या बात है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जरूर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के साथ हमें भी मेहनत करनी चाहिए, इससे क्या होगा, हमें बच्चे मोटिवेशन मिलेगा। आप हमसे मोटिवेट होइए, हम आपसे मोटिवेट होंगे, हम दोनों एक दूसरे के बच्चे पूरक हैं, ठीक है। अगर हम नहीं है तो आप नहीं है, मतलब मैं अपना पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट नहीं है, और स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर क्या करेगा खड़ा होके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आपका तस्वीर दिया हुआ है, ठीक है, यह जो आपका हुआ कांगड़ा का है, और यह बच्चे आपका क्या है, गढ़वाल का है, ठीक है, देखने से लग रहा है आपको, और यह क्या बंगाल का है, और यह जो बच्चे आपका अजंता का है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्कूली शिक्षा में दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों को किस चरण में शुरू किया जाता है। इन द स्कूल एजुकेशन डिसिप्लिन लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, यानी कब बच्चों को दर्शन पढ़ाना चाहिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ाना चाहिए, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पढ़ना चाहिए, मानव शास्त्र यानी कि बच्चे उसे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाना चाहिए, यानी कब पढ़ाना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए एक होता है बच्चे सीनियर सेकेंडरी, याद रखिएगा, एक होता है सीनियर सेकेंडरी और एक होता है मेरे भाई हायर सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। और इन दोनों का मतलब जो होता है सेम होता है, ठीक है। एक होता है, इसको बोलेंगे हिंदी में उच्च माध्यमिक, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे बच्चे उच्च माध्यमिक, है ना, इसको बोलेंगे उच्च माध्यमिक, और इसको बोलेंगे मेरे भाई उच्चतर माध्यमिक। क्या बोलेंगे, उच्चतर माध्यमिक, क्या बोलेंगे, उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। ये दोनों सेम होते हैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 1 to 5 बात करेंगे तो प्राइमरी स्टेज हो गया, उसके बाद यदि 6 to 8 बात करेंगे तो मिडिल स्टेज हो गया, और 9 to 10
बात करेंगे तो ये सेकेंडरी स्टेज हो गया। लेकिन अगर 11 टू 12 बात करेंगे तो सेकेंडरी में सीनियर जोड़ देना है, यानी आपका सीनियर हो जाएंगे। 9 10th के वाले बच्चों से सीनियर कौन होगा? 11 12 का बच्चा हो जाएगा, तो सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा। या तो आप सीनियर सेकेंडरी बोलिए या तो आप हायर सीनियर सेकेंडरी बोलिए, दोनों का मतलब जो है बच्चे वह सेम ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो भी दर्शन हो गया, फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गए, ये सारी चीजें जो बच्चों को वह 11 12 में पढ़ानी चाहिए। उससे पहले बच्चे को समझ में नहीं आएगी, बच्चे के समझ से बाहर होगी। इसीलिए यह आपका टाइम पीरियड दिया गया, ये आपके स्टेजेस जो है वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेज को आपको जानना जरूरी है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्या है? चलिए भाई इसको देखते हैं। इसको आप लोग खुद से, आप लोग को बच्चे हम जस्ट आपको 20 सेकेंड का समय देते हैं, खुद से आप लोग सोचिए, इसको खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आप बिना पढ़े बिना जांच पड़ताल करे दे सकते हैं, बस इसको ध्यान से आप समझिए। चलिए आपको बच्चे 20 सेकेंड का समय दिए हुए हैं, चलिए फटाफट आंसर करिए। तो क्या होना चाहिए? चलिए भाई 20 सेकंड का छोड़िए, आपको 30 सेकंड समय देना है। चलिए 30 सेकंड का समय दिए, चलिए फटाफट करिए, 10 सेकंड और बढ़ा दिए। चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या होना चाहिए? हो गया, सोच लिए। चलिए अब देखते पढ़ते हैं क्लास 3 to 5। क्लास 3 to 5 वाले बच्चों को सामाजिक विज्ञान में विषयों का स्वरूप, यानी सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में क्या पढ़ाने चाहिए। अगर बच्चा 3 में है, 4 में है, 5 में है तो उसे क्या पढ़ाने चाहिए? चयन आधारित विकल्प के रूप में सामाजिक विज्ञान, 2 अलग विषयों के रूप में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। बच्चा बोलेगा हम पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं। जब बचवा को क्लास 3 में ही पढ़ाने लगेंगे ये सब चीज़ें, बोलेगा पढ़ाई लिखाई से भरोसा उठ गया है ना। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? छोटा बच्चा है जी, आप खुद सोचिए, अगर छोटा बच्चा है तो उसे हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बताना चाहिए, द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, एसी है, कंप्यूटर है, या पेन है, या बोर्ड क्या है, डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अगर बोलेंगे स्कूली विषय में, आप सोचेंगे कि बच्चा को किताब दे देते हैं, एकदम डिफिकल्ट वर्ड लिखे होंगे, बच्चा बोलेगा पढ़ाई लिखाई से भरोसा उठ गया है। वैसे आजकल के बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं, लेकिन बच्चा बोलने लगेगा तो क्या होगा जी? पहले का जो होगा मिलान 3 हो जाएगा। दूसरा है 6 to 8 वाले बच्चे को क्या होना चाहिए? बताइए जी, 6 to 8 वाले बच्चे के साथ क्या होना चाहिए? चयन आधारित विकल्प के रूप में सामाजिक विज्ञान, 2 अलग विषयों के रूप में। भाई अलग विषय रूप में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्लास 6 और 8 में बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए बताइए भाई? उसको उस स्कूली विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान, हाँ ये सही है। बच्चा देखिए 6 to 8 में है ना, तो कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ रहा है। वैसे तो 9 10th में भी स्कूल में ही रहता है, 11 12 में भी स्कूल में रहता है, लेकिन 9 10th 11 12 के अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है वह 6 8 में स्कूली वाली शिक्षा तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज। तो क्या होगा, इसका आंसर मिला दीजिएगा, आप चौथा मिला सकते हैं। उसके बाद आपका 9 to 10th आता है और 11 to 12 आता है। और यदि बच्चे हम बात करेंगे 9 to 10th का, तो क्या होना चाहिए बताइए? 9 to 10th में 2 अलग, अब देखेंगे ना, अगर 9 10th का आप किताब उठाएंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे, तो आपको 2 अलग अलग विषय मिलेंगे, एक आपका राजनीति विज्ञान मिलेगा और एक आपको अर्थशास्त्र में मिलेंगे। ठीक है, तो आप बच्चे इसका आंसर क्या मानेंगे? सी का हो जाएगा सेकेंड। अगला है 11 और 12, तो चयन आधारित विकल्प के रूप में, यानी वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, सोशल साइंस एज ए चॉइस बेस्ड ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इसको पढ़ लीजिए या तो इसको पढ़ लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे जनरल डोमेन का ऑप्शन दिया गया है ना जी, लेकिन 12वीं के बाद तो दिया गया है ना, तो वही क्या होता है 11 12 में ऑप्शन होता है, या तो आप इस सब्जेक्ट को स्किप कर दिए, इसको ले लीजिए, ऐसे ही होता है ना। वो जैसे आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट में मिल रहा है, तो मिला लो भाई कौन सा आंसर होगा। पहला का क्या है बच्चे? पहला का थर्ड हो गया, पहला का थर्ड, यानी कि फर्स्ट को काटेंगे सेकंड को काट दीजिए, 2 को तो टेंशन ऐसी खत्म हो गया। अगला है 6 to 8 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। हाँ भाई 4 को काट दो, 3 आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको सोचना होगा, अपने माइंड को विकसित करना होगा। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको टीचर के रूप में सोचना होगा
ये नहीं कि आप टीचर बनने जा रहे हैं और भी छोटी बच्चों वाला हरकत कर रहे हैं, उसी के आधार पर सोच अपना रख रहे हैं। आपको टीचर के जो माइंड होता है ना, उस तरह से आपको सोचना होगा, तभी आप इसके आंसर को कर पाएंगे बच्चे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बात है, यहाँ पे तितली दिखाई दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राफ्ट एक्टिविटी, यानी बच्चे क्राफ्ट गतिविधि क्या नहीं है, बताइए। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए सोचिए इसके बारे में, मंथन करिए, चिंतन करिए। और अगर आपको नहीं आ रहा है लेकिन हम आंसर बता रहे हैं, तो उसके बाद भी आप सोचिए कि हाँ ये क्यों हो सकता है। चलिए, पहला क्या है, बुनाई, कढ़ाई बुनाई कहीं ना कहीं बच्चे एक क्राफ्ट ही है कि नहीं है। चलिए, तो पहला तो कट कर दीजिए। चित्रकारी, पेंटिंग, पेंटिंग क्राफ्ट है? नहीं सर, पेंटिंग तो चित्रकारी है ना, वो क्राफ्ट नहीं है आपका। क्या होगा, यही मेरा सही होना चाहिए। कागज का मास्क, भाई क्राफ्ट ही है ना, क्या होगा, ये आपका क्राफ्ट एक्टिविटी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोलाज, कोलाज क्या है, तो आपको सामने कोलाज दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चे का क्या कोलाज है। मैंने कोलाज का फिगर इसलिए लाया, आप सभी पहली बार नाम सुन होंगे, है ना, पहली बार नाम सुन रहे तो कोलाज देख लीजिए। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों से हम लोग तरह तरह के तस्वीरें बना सकते हैं, तरह तरह के पिक्चर बना सकते हैं। तो यह भी बच्चे क्या है, एक क्राफ्ट वाली काम है, समझ गए। तो यह भी क्या हुआ, आपका क्राफ्ट एक्टिविटी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, जो पेंटिंग है बच्चे, वह आपका क्राफ्ट गतिविधि नहीं है, वह आपका क्राफ्ट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ बच्चे कुछ फिल्म है, आपको भी दिखाए थे कि फिल्म से भी क्वेश्चन आते हैं, बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, बेस्ड ऑन दलित, वुमेन्स, ट्राइबल। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से आपके बुक से क्वेश्चन आएंगे, आपके मूवी से क्वेश्चन आएंगे, तो भी आपको जानना जरूरी है। तो वैसे बच्चे हम अभी मूवी, जब हमारा टॉपिक चलेगा, मूवी से 4 क्लास लेंगे हम, मूवी से रिलेटेड। चारों क्लास में आपको तरह तरह के मूवी के बारे में बताने वाले हैं। कुछ आपके इंडियन मूवी होंगे बेस्ड ऑन ट्राइबल, दलित एंड वुमेन्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक दिया हुआ, अच्छे से सिलेबस में बताया हुआ है। तो दामिनी हो गया, डोर हो गया। क्या पूछ रहा है, फिल्म में एक HIV पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर आत्मसम्मान को पाने के संघर्ष को दर्शाया गया है। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो होगा फिर मिलेंगे। देखिए, जो भी मूवी वगैरह है, आप उस मूवी को थोड़ा अच्छे से गूगल पे देख लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगी। एक बच्चे डोर है, एक डोर के बारे में आप लोगों को कुछ रोचक बारे, मतलब जो कहानी है उस थोड़ा सुना देना चाहते हैं। ठीक है, डोर में क्या होता है, एक हिमाचल प्रदेश की मुस्लिम महिला होती है। ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश की मुस्लिम महिला होती है, उसका नाम होता है बच्चे जिन्नत। क्या नाम होता है, जिन्नत। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो पति होते हैं उनका नाम होता है इमरान। इसके पति जो होते हैं इमरान खान, इनका नाम होता है। ठीक है, और एक बच्चे और महिला होती है, वो बच्चे राजस्थान की होती है, वो एक हिंदू महिला होती है। याद ध्यान रखिएगा, यह किस कहाँ की हुई, यह HP यानी हिमाचल प्रदेश की हुई। और राजस्थान की बच्चे एक मीरा नाम की महिला थी। ठीक है, मीरा नाम थी। इसके भी पति थे, उसका नाम था शंकर। ठीक है, पति का नाम था शंकर। अब देखिए, इमरान हो गया और शंकर हो गए, ये दोनों क्या करते हैं बच्चे। ठीक है, इमरान खान से कुछ अलग याद नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चे, इमरान खान आई थिंक नाम याद नहीं था, नाम थोड़ा कंफ्यूज है। आई थिंक आमिर खान होना चाहिए, है ना, आमिर खान होना नहीं चाहिए है। ठीक है, नाम उतना याद नहीं रहता है ना, आमिर खान। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कॉन्सेप्ट वो क्या है। ये दोनों क्या करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई, ये दोनों जाते हैं सऊदी अरब, काम करने जाते हैं। ठीक है, सऊदी अरब काम करने जाते हैं दोनों लोग। यह हिमाचल प्रदेश की जिन्नत, राजस्थान की मीरा, मीरा हिंदू, शंकर हिंदू, ए मुस्लिम, ए मुस्लिम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब काम करने जाते हैं दोनों रूममेट बन जाते हैं। ठीक है, रूममेट बन गए। तो जो आमिर खान था वह थोड़ा आक्रोश वाला था, थोड़ा सनकी टाइप का था। तो इसके सनकी की वजह से, आक्रोश की वजह से क्या होता है, एक दिन शंकर का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ में दोनों रहते हैं और शंकर की वहीं पे तत्काल मृत्यु हो जाती है। शंकर उससे पहले क्या होता है कि अपने घर पे बहुत सारा पैसा भेजता था, यानी घर वालों को अच्छे से ध्यान रखता था। उतना ध्यान ये नहीं रखते थे आमिर खान, लेकिन शंकर बहुत पैसा भेजता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गया शंकर का, उसके बाद क्या हुआ, पैसा आना घर पे बंद हो गया। पता चला मीरा को कि शंकर मर चुके, उनके पति मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का वजह न्यूज़पेपर में सऊदी अरब में छप गया कि आमिर खान रूममेट ने क्या किया, जान से मार दिया, आक्रोश में आकर, लेकिन जान से मारा तो वो एक एक्सीडेंट था। ठीक है, जैसे ही पता चलता है, और सऊदी अरब का कानून था उस समय, क्या कानून था, कानून यह था कि यदि मीरा बोल देती है कि माफ कर दीजिए आमिर खान को, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जिसका मृत्यु हुआ है, जो बच्चे जिसका मृत्यु हुआ है, उसके पत्नी अगर बोल देती है कि माफ कर दीजिए, तो माफ कर देते इनको, आमिर खान को। तो अब आ गई जिन्नत। जिन्नत यहाँ पे राजस्थान गई। पहले क्या करती है जिन्नत, मीरा से जाके मिलती है, बताती नहीं है मैं जिन्नत हूँ, मैं आमिर खान की पत्नी हूँ। पहले जाती है मीरा, एक मंदिर में पूजा करने जा रही होती है, डेली जाती है, वहीं जाके मिलती है और अजनबी के टाइप मिलती है, दोस्ती करती है और गहरी दोस्ती हो जाती है। किसका, जिन्नत और मीरा का। बाद में पता चलता है कि जिन्नत आमिर खान की पत्नी है।
मीरा को बहुत हर्ट हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हमारे दोस्ती में, दोस्ती भाई स्वार्थ के लिए दोस्ती था ना, अब स्वार्थ के लिए दोस्ती जिन्नत करी थी। मीरा माफ़ी नहीं देना चाहती थी। जैसे ही जिन्नत थक हार चुकी, जाने लगी अपना हिमाचल प्रदेश। बोली अब माफ़ी मिल नहीं पा रहा, क्या करे। माफ़ी चाह रही थी कि भाई तुम मुझे भी माफ़ कर दो और आमिर खान को भी माफ़ कर दो। मीरा बोली नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन में बैठती है जिन्नत ना, मीरा को समझ में आता है कि नहीं माफ़ कर देना चाहिए। मीरा दौड़ती हुई जाती है और जिन्नत जैसे ट्रेन में बढ़ती है, जिन्नत मीरा को खींचती है ट्रेन से, आजा सहेली आजा। ठीक है, फिर माफ़ कर देती है, यानी मीरा जिन्नत को माफ़ कर देती है। आमिर खान बच जाता है। उसके बाद कुछ हुआ होगा, है ना, कुछ खर्चा उधर देर मिल रहा होगा। भाई खर्चा भेज रहा था, थोड़ा गरीब परिवार से थे, कुछ खर्चा उधर मिल रहा होगा। तो यह बच्चे डोर की कहानी हो गई। तो इसी तरह हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, मूवी को हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, और फिर मिलेंगे, है इसका डिस्क्राइब यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लंबी क्लास हो गई आई थिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बच्चे के पंचकोश विकास। क्या है बच्चे, पंचकोश विकास का अर्थ है 5 परतों में विकास, निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। अब बच्चे जो 5 क्रम है यह उचित क्रम में लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यह आई थिंक आप अपने लाइफ में पहली बार इसको देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए कहीं भी कोई भी री एग्जाम होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये आपका री एग्जाम हुआ है, आप सभी को पता होगा कि पेपर आपका पेपर का जो डेट था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, 12 जून से 10 जुलाई कर दिया गया था। ठीक है, एग्जाम हॉल में बच्चे गए भी थे, तो पेपर थोड़ा हार्ड बनता है, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछेंगे। और ऐसे भी आपको 23 में से 20 ही क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चे इसका जो क्रम है, पहला आपका अन्नमय कोश हो जाएगा, प्राणमय कोश हो जाएगा, ठीक है, मनोमय कोश हो जाएगा, विज्ञानमय कोश हो जाएगा और आनंदमय कोश हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ पे दिया हुआ है और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके अनुसार आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण की अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एटीट्यूड इन इफेक्टिव टीचिंग। क्या नहीं होना चाहिए, हर एक बच्चा को पता होगा सर, पासिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना, यही नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जिम्मेदारी को नहीं टालना चाहिए। एक शिक्षक को जो जिम्मेदारी मिली गई है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, जिम्मेदारी को बच्चे नहीं टालना चाहिए। समझ रहे हैं जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। बाकी हो जाएगा सही आंसर, यही नहीं टालना चाहिए, है ना। अब बोलेंगे सर प्लेवे विधि क्या है, ये तो हमको पता है सर कि सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी क्या होता है, तो हमको पता ही है, थोड़ा बहुत दिमाग में समझ है ना। अगला है रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। जो आपका क्रिएटिविटी है उसको बच्चे क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, है ना। आगे क्या है सर, प्लेवे विधि क्या है, तो प्लेवे क्या है, तो प्लेवे विधि शिक्षा की एक ऐसी पद्धति है जिसे बच्चों को खेल के जरिए सीखने में मदद की जाती है। ये भी बिल्कुल होना चाहिए। अगर बच्चे को प्रैक्टिकल कराएं, खेल के माध्यम से कुछ सिखाएं, तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। यही आपका बच्चे प्लेवे विधि है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सीखने में मदद मिलती है। यह विधि इस बात पर आधारित है कि बच्चे तब सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इस विधि में बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों के जरिए सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद मिलती है। ये तो हर एक बच्चा को पता होगा, बस पता नहीं होगा यही प्लेवे विधि है क्या, इसके बारे में पता होगा आपको कि हाँ खेल से क्या होता है, हमारी सामाजिक, मानसिक, है ना, बौद्धिक, सारी जो हमारी क्या होती है वो विकसित होती है, डेवलप होती है। लेकिन यही प्लेवे विधि है क्या, यही आपको नहीं पता होगा। तो कुछ बच्चे सोचे होंगे यार कुछ प्लेवे विधि, मतलब कुछ बच्चे नहीं सोचे होंगे जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे होंगे, तुरंत मार देंगे प्लेवे विधि कि कुछ नया लग रहा है मार्केट में, है ना। तो मार्केट में नया है तो आप भी कहीं नए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चे बात करेंगे, अगला है, ये तो बहुत आसान है जी। एक स्कूली विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किन विषयों से प्रमुख रूप से सामग्री ली जाती है। यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ते हैं सर, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं सर। तो क्या होगा बच्चे, सामग्री ली जाती है तो ABC हो जाएगा, यानी आपका A हो जाएगा। आप सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं, तो हम सर पढ़ते हैं क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, है ना, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉमर्स और मैथमेटिक्स को हम लोग सोशल साइंस में नहीं इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस एमॉन्ग चिल्ड्रेन। यानी बच्चे यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, अनुभव का, व्यवहारिक अनुभव का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें सामने दिखाई दे, है ना, जो सामने हमारा प्रैक्टिकल के रूप में हो रहा हो, अप्रत्यक्ष ना हो, डायरेक्ट हो रहा हो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं खेल से ही रिलेट कर रहा है,
कहीं ना कहीं बच्चे क्या है कि प्रैक्टिकल से ही रिलेट कर रहा है। पढ़िए, छात्रों का एक समूह किसी पाठ्य पुस्तक पर चर्चा कर रहा है। भाई पाठ्य पुस्तक पर चर्चा कर रहा है तो आपका इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं हुआ। कक्षा 5 के क्लास 6 है, क्लास 6 के रामू और रवि सामग्री और उपकरणों के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं। यही लग रहा है बच्चे प्रत्यक्ष विधि है। कुछ सामग्री ले लिए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले लिए हैं और उसके साथ प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं आप लोग? तो क्या होगा, यही आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से भी, हर एक मतलब इसके हिसाब से ही, क्वेश्चन के हिसाब से भी यही आपका सही आंसर होना चाहिए। आगे, कक्षा में एक समय यूट्यूब पर विज्ञान, ये तो वजह अप्रत्यक्ष हुआ ना जी। सीमा एक चार्ट पर बने विज्ञान आरेख का अवलोकन कर रही है, बना नहीं रही है, अवलोकन कर रही है, देख रही है उसको। ये भी क्या हुआ आपका इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट क्या हुआ, आपकी बच्चे आपके जो हैंड्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे हैंड्स ऑन, क्या कर रहे हैं हैंड से? हैंड से आप लोग सामग्री और उपकरणों के साथ, उपकरण को पकड़े हुए हैं, सामग्री को पकड़े हुए हैं और एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आप देख रहे होंगे, वाह क्या बात है। इस फिल्म को आई थिंक आप सभी लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे वो देखे होंगे। आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है जय भीम, जो कि इरुला जनजाति से रिलेट करता है। इस क्वेश्चन को पढ़ाए हुए थे, एग्जाम आया हुआ भी है, सेम टू सेम वही है, इरुला जनजाति है ना। यहाँ पे राजा कन्नू नाम का एक कोई मतलब दलित होता है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, तमिलनाडु का कहानी है ना। उसको उतना मतलब हमें फिल्म याद नहीं, हम वैसे हम भी देखे हुए हैं लेकिन उतना ढंग से याद नहीं है ना। बहुत प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं वकील साहब, क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, दलितों के लिए केस लड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इरुला जनजाति पूरा दिखाई दे रहे होंगे, है ना बच्चे। तो राजा कन्नू नाम का एक होता है आदमी, राजकन्नू जो झूठे आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इसका जो महिला, इसका जो वाइफ होती है, जो इसकी पत्नी होती है, वह आती है एकदम सामने और वो क्या करती है, इनसे मिलती है ना। इनसे मिलते हैं, इनके एक और कोई हीरोइन रहती है जो हेल्प करती है। आप देखेंगे मूवी को तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे यह क्या था, इरुला जनजाति से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए क्या है, आपको मिलान करना है, ठीक है। मिलान करिए, इसको आसानी से आप मिलान कर पाएंगे। चलिए करिए फटाफट। चलिए भाई, समय आपको दे रहे हैं बच्चे, चलिए फटाफट करिए। आपको समय देते हैं 30 सेकेंड का। चलिए भाई फटाफट करिए। चलिए 40 सेकेंड का आपको समय दे रहे हैं, 40 सेकेंड का आपको समय दे रहे हैं। फटाफट इसको मिलान करिए। तो इसको मिलान करना आसान है जी, आई थिंक। मिलान करिए फटाफट। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब मिलाइए। आत्मकथा क्या है, यानी ऑटोबायोग्राफी क्या है भाई, बताइए। ऑटोबायोग्राफी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई उसकी जीवन कथा। यात्रा से जुड़ा, यात्रा तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी अन्य द्वारा नहीं। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं से द्वारा, यानी स्वयं के द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई उसकी जीवन कथा, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई उसी की जीवन कथा, यानी मेरी ही जीवन कथा, वो आपका क्या होगा, आत्मकथा हो जाएगा, है ना बच्चे। आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है। पहला का सेकेंड हो जाएगा। कहीं मिल रहा है, हाँ पहला का सेकेंड मिल रहा है, थर्ड काट दीजिए। नेक्स्ट, जीवनी क्या है। अगर जीवनी की बात करेंगे बताइए जीवनी क्या है। जीवनी जो है किसी अन्य द्वारा लिखी गई, हाँ ये देखिए, जीवनी जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के बारे में लिखी गई कथा, वही आपका जीवनी हो गया। दैनिकी क्या है, बताइए भाई दैनिकी क्या है। दैनिकी एक अखबार, हाँ दैनिकी जो है बच्चे एक अखबार या मैगजीन जिसमें सभी लेख किसी विशिष्ट विषय या पेशे पर आधारित। दैनिक जागरण सुने आप लोग, दैनिक जागरण, दैनिकी मतलब डेली का, है ना, जागरण करने वाला। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत, ये तो पता ही होगा, यात्रा से जुड़ा हुआ लेख। कौन सा आंसर सही होगा बच्चे, तो ए का सेकेंड हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का बच्चे फोर्थ हो गया, ठीक है, और डी का 1, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 29 क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। 29 क्वेश्चन बच्चे हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप सभी को काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। तो जो बच्चे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, कहीं भटकना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बाकी आप हमसे बच्चे हर एक जगह जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऑफिस का नंबर दिया होगा, आप ऑफिस के नंबर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।